हेलो बंधु। तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP में स्वागत है। यह नाम मैं आपको दिल और दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ। आपको लगेगा कि नहीं, मैंने 2024 में रॉक LKP से मैंने तैयारी जो की बहुत ही ज़बरदस्त रही। साइंस की क्लास, साइंस पढ़ना है तो रॉक LKP से ज़रूर पढ़ना। पूरा का पूरा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 40 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और 40 में से आपके 40 सही होंगे, यह मेरी गारंटी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको 100% ऑब्जेक्टिव सही हो। इसलिए चलिए, ये हो जाएगा पार्ट नंबर 11। इससे के पहले पार्ट में हम लोग 10 पार्ट ख़त्म कर चुके हैं और 10 पार्ट में हमने 300 क्वेश्चन को कवर किया है। अब जो नया पार्ट चल रहा है इसमें हम लोग 50-50 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। पहले तो 20-20 करते थे, अब हम 50-50 कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक नया लोड दे दिया है बच्चे लोगों ने कि हमें मैथ भी करवाइए, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैथ का भी लोड होने वाला है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना 1000 क्वेश्चन को 50-50 में जल्दी जल्दी करवा के ख़त्म कर देते हैं। चलिए, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। 300 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। अब आते हैं, अच्छा हाँ, 300 क्वेश्चन जो है, मात्र मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। उसमें देखिएगा, एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया है जिसमें 1 to 300 क्वेश्चन करवाया है ना। 1 से 300 तक क्वेश्चन को करवाया है, मात्र 50 मिनट में। 50 मिनट में आप 300 क्वेश्चन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, पहले आप इसको देखें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिलेगा लास्ट में, जाके क्लिक करके आप कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको यह PDF प्राप्त करना होगा तो आगे बताएंगे। चलिए, 301 नंबर कहता है एक्वारेजिया, जिसे रॉयल जल कहते हैं या शाही जल भी इसे कहा जाता है। कहता है यह किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो देखिए, जल, जैसे जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, उसी प्रकार ये कहता है रॉयल जल या एक्वारेजिया जो है, यह किसके मिलने से बनता है। तो ये जो बनता है उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, यानी HCl लेते हैं, और क्या लेते हैं तो नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, मतलब HNO3 लेते हैं। दो चीज़ का अम्ल लेते हैं, HCl लेते हैं और HNO3। यदि आपको ये घर पर बनाना है तो क्या करना होगा, HCl 3 लोटा लेना पड़ेगा, तो HNO3 1 लेना पड़ेगा, तब जा करके आपका एक्वारेजिया बन जाएगा। HCl 3 लेना पड़ेगा हर हमेशा, और HNO3 1 लेना पड़ेगा, तब बनेगा एक्वारेजिया, है ना। तो एक्वारेजिया बनाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, 3:1। अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बंधु, बहुत माइनर सा फर्क है, और मैक्सिमम मेरे बंधु इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं। देखिएगा, एक्वारेजिया का दूसरा नाम होता है अम्लराज, और एक होता है अम्ल राजा, अम्ल का राजा। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, आकर का सिर्फ अंतर है ना। एक्वारेजिया को क्या बोलते हैं, अम्लराज, और एक होता है अम्ल राजा। तो एक्वारेजिया को बोलते हैं अम्लराज, जबकि अम्ल का राजा H2SO4 को कहा जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 302 कहता है एकल बंध CHO प्रक्रियात्मक समूह कौन कहलाता है। तो एकल बंध CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। मैं आपसे कुछ प्रक्रियात्मक समूह पूछता हूँ, आप पीछे के वीडियो यदि सेशन देख रहे हैं तो मुझे पूरा
उम्मीद है कि ज़रूर आप इसका उत्तर दीजिएगा। कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा? तो आप कहेंगे डबल बंध CO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा? तो आप कहेंगे एकल बंध COOH। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? एल्कोहल का क्या होगा? तो एल्कोहल का होगा एकल बंध OH होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक ईथर का आप याद रख सकते हैं मेरे तरफ से, एकल बंध O एकल बंध। बढ़े आगे, चलिए सेशन को लाइक करते जाइएगा। देखिए, एक होता है ना, जैसे आप लाइक करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी। चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र ये दिया गया है C3H8। कहता है इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसको बनाने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका कि यूं कि देखते ही आपका आंसर लग जाए विद इन 5 सेकेंड। बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए ध्यान से, यदि आपसे एल्केन का कोई भी ग्रुप दे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कोई भी एल्केन ग्रुप का दे और आपसे पूछे सहसंयोजक बंधन, यह सहसंयोजक आबंध कितना होता है, तो पहले आप ये देखिएगा कि उसमें हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन कितना है? 8। तो 8 लिख दीजिए, मतलब आंसर 8 से ज़्यादा ही होने वाले हैं। अब कार्बन है कितने? 3। यदि कार्बन 3 है तो 1 कम लीजिए, यानी 2। 8 2 10, यानी कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? 10। यदि आप सीख गए हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं लिख रहा हूँ पेंटेन का सूत्र C5H12। क्या आप बता सकते हैं कि यह C5H12 में कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? वाह, हमें ऐसा ही विश्वास था कि आप आंसर करेंगे। हाइड्रोजन के कितने? 12 प्लस कार्बन 5 है लेकिन 1 कम 4, तो 12 4 कितने? 16 होंगे। वाह, मैं आपको समझाने में खरा उतरा। यदि आप आंसर करते जाएंगे, आंसर करते जाइए, ध्यान से पढ़ते जाइए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वीडियोज को देख रहे हैं, बोरिंग फील ही नहीं होगा। बात बुझ रहे हैं ना? इसलिए ध्यान से। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी। अब भाई मेरे, आधुनिक आवर्त सारणी को नाम सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि मैंने आज तक तो इसे पढ़ा ही नहीं, अब मैं इसका आंसर क्वेश्चन कैसे करूँगा? मेरे भाई, आप मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपको धीरे धीरे सारा चीज़ सिखा दूंगा। आवर्त सारणी में 2 चीज़ अभी आप याद रखिएगा। इधर वाले हिस्से को बाईं कहते हैं और इधर से जाएंगे तो दायां हो जाएगा। तो आवर्त सारणी में यदि आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का जो साइज है वो घटते जाता है। परमाणु का साइज क्या होता है? घटता। और यदि यही आवर्त सारणी में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का साइज क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन हमें पूछा है बाएं से दाएं, तो बायां से दायां जाने पर घटता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। चले 305। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? ऊर्ध्व मतलब जो खड़े लाइन होते हैं, या जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 18। यदि आपसे पूछा जाता क्षैतिज कितने होते हैं तो बोलना है 7। अगला प्रश्न आपको हम इसमें बताते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी हेनरी मोजले के द्वारा। हेनरी मोजले कहिए या मोसले के द्वारा। अगला 306 कहता है एक जांच परख नली में लिए गए, क्वेश्चन अपलोड कर दूं? चलिए,
एक जांच परख नली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट, अच्छा ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको याद है क्या? बिल्कुल, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, जिसे हम क्या कहते हैं घर में? खाबर सोडा कहते हैं। मम्मी कहती है ना लाने के लिए, कौन सा सोडा? खाबर सोडा। हाँ, खाबर सोडा। तो कहता है इस खाबर सोडा को तनु विलयन में डाल देंगे तो इसका रंग जो है ना, याद रखिएगा, बदल करके क्या हो जाएगा? पीला हो जाता है। 307 कहता है कि एक मैग्नीशियम धातु है, कहता है जब इसके फीता को जलाते हैं तो यह किस प्रकार की लौ उत्पन्न करती है? तो जब मैग्नीशियम की धातु को जलाइएगा ना तो एकदम चमकीला आता है और प्लस ये उजला दिखता है। ठीक है। 308 एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशन में ये डाल दिया कि विलयन क्या चीज का है ये नहीं बताया गया है। विलयन क्या चीज का, अच्छा क्या चीज का विलयन है ये तो कंफर्म ही नहीं किया है। तो क्या चीज का विलयन है यहाँ कंफर्म नहीं किया है, तो आप यहाँ ध्यान रखें कि विलयन जो है वो है CuSO4 का। क्या चीज का विलयन है? CuSO4 का विलयन है। अब इस CuSO4 के विलयन में हम डालने जा रहे हैं Fe लोहा। जो ही डालेंगे तो आधा घंटा बाद क्या करेगा, यह लोहा कहेगा इसको, रे उठ न रे, तखन से तू बैठ ले छही, तो उठ जाएगा अपना मन से। क्यों? क्योंकि कम ताकतवर है। तो Cu निकल जाएगा, उसके साथ चिपक जाएगा FeSO4, है ना। तो पहले इसका रंग होता है नीला, ठीक है, और बाद में ये कलर जाके क्या हो जाता है? हरा कलर हो जाता है। तो कहता है कि किस विलयन में डाला जाएगा, तो विलयन कौन सा है? तो विलयन है CuSO4 का। वहाँ प्रश्न पढ़िए, कहता है दिए गए विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता आधे घंटे में, यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो गया। कहता है जांच जो परख नली है, यानी उस परख नली में जो विलयन था वो कौन सा था? तो परख नली में जो विलयन था वो था CuSO4। समझ में आया? 309 कहता है निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? देखिए, रक्त को कहते हैं ब्लड और दाब को कहते हैं प्रेशर, मतलब बीपी। बीपी नापने वाला एक मशीन होता है जिसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, है ना। अच्छा, बैरोमीटर क्या होता है? देखिएगा, जब आंधी तूफान ये सब आने वाला होगा तो इसको नापने वाला एक बैरोमीटर यंत्र आता है ना। यानी वायु दाब मापी यंत्र इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब मापी यंत्र। वायु दाब मापी यंत्र कौन है? तो वो है बैरोमीटर। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। 310 है रक्त का कौन सा अवयव है? अब जो रक्त होता है वह ठोस भी होता है ना, ठोस भाग भी है इसका, द्रव भाग भी है। कहता है कौन सा अवयव है कि जैसे मान लीजिए किसी का घायल स्थान हो गया, जैसे कहीं पर चोट लग गया, घायल हो गया, तो उसे रक्त का जो स्राव हो रहा है उस मार्ग में रक्त का थक्का बना देगा। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स बहुत जरूरी होता है। कौन सा? प्लेटलेट्स। कहता है अवटु ग्रंथि, जिसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, यह जो होता है, नहीं कहते हैं किसी को तो टेटुआ दबा देंगे, हाँ बस मर जाएगा, वही टेटुआ, फांसी देने वाला हड्डी यही रहता है ना, यही टेटुआ जो होता है ना यहीं पे होता है थायराइड ग्रंथि, वही हड्डी टूट जाता है तो फांसी से आदमी मर जाता है। कहता है अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऐसे तो उसमें आयोडीन रहता है, तो आयोडीन तो आपको दिया नहीं है, तो ये सब चीज आवश्यक है ना आपका, ताकि हार्मोन बना रहेगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 312
कहता है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर की स्थिति, संतुलन, अनुरक्षण करता है। जैसे मैं अभी तक 11 क्वेश्चन करवाया हूँ, आप ध्यान से बैठ के देख रहे हैं, मतलब आप भी संतुलन में हैं, हम भी संतुलन में हैं। ऐसा तो हो नहीं रहा है बीच बीच में हम लोग पाई आर स्क्वायर हैं कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा, है ना। तो इस चीज़ को संतुलन कौन करता है, तो हमारा अनुमस्तिष्क इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो साइटोकाइनिन जो है किस चीज़ के लिए सहायक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है ना। एक प्रश्न तो आपके लिए छोड़ना ही है ना। 314 बहुत आसान प्रश्न है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है, मुकुलन। एक और याद रखिएगा, ईस्ट में भी मुकुलन होता है। कहता है पुष्प का कौन सा भाग परागकण, तो परागकण पुंकेसर में रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 316, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। देखिए नहीं बोला है मिनिप, अंडाशय मादा में पाया जाता है, गर्भाशय मादा में पाया जाएगा, डिम्बाशय भी मादा में पाया जाता है, शुक्रवाहिका जो कि पुरुष में पाया जाता है। कहता है वंशागत नियम का मतलब कभी कभार आप गांव घर में सुने होंगे कि ये जो है ना एकर लक्षण जो है, एकर लक्षण बाप पर नहीं गया है, दादा पर गया है। जैसे मान लीजिए दादा की लाइन है, ये पिता की लाइन है और ये इसका पुत्र का लाइन है। तो कभी कभार होता है दादाजी बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं तो कर पोता भी शांत स्वभाव का होगा। तो दादा का गुण इस पर आ गया पोता पर। तो यह गुण का अध्ययन किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। लेकिन इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मटर का पौधा चुना था। कौन सा पौधा, मटर। कहता है स्त्रियों में यानी फीमेल में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, तो फीमेल में लिंग गुणसूत्र होता है XX। अच्छा यदि XX होता है ना, मतलब फीमेल है लड़की है, यदि XY आ जाता है तो एक Y आ जाएगा तब वह हो जाता है लड़का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 318, कहता है मंड परीक्षण, मंड मतलब स्टार्च, जैसे पेड़ पौधा की जो पत्ती होता है उसमें स्टार्च है या नहीं है, इस चीज़ की परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर, पत्ती कैसा होता है, हरा होता है। कहता है इस हरी पत्ती पर जो है, हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है। ज्यों ही इस पत्ती को एल्कोहल में आप डुबाइएगा तो इस पत्ती का रंग हरा ना रह करके रंगहीन हो जाए। ज्यों ही पहले देखिए एल्कोहल में डुबाया जाता है। एल्कोहल में क्यों डुबाया जाता है, मंड को घोलने के लिए, यानी इसका जो पत्ती का रंग है ये हट जाए इसके लिए। क्लोरोफिल को घोलने के लिए, बिल्कुल सही बात है। पत्ती को मुलायम करने के लिए, जी हाँ, तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है स्लाइड को सर्वप्रथम, स्लाइड को सबसे पहले जो होता है, जैसे मान लीजिए ये स्लाइड हो गया, इस पर कोई चीज़ आ गया तो इसको कहता है माइक्रोस्कोप से कैसे देखा जाएगा, तो 10 गुना के स्पीड से देखा जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार। कहता आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। आहार श्रृंखला का मतलब होता है कि आप किसे खाते हैं, मान लीजिए मुर्गा को, तो मुर्गा ने किसको खाया, कीट को, कीट ने किसको खाया, घास को। ये आहार श्रृंखला है। जैसे क्या घास को गेहूं खाता है क्या, किसी घास को देखे हैं कि गेहूं खा रहा है, बिल्कुल नहीं। किसी घास को देखे हैं कि बकरी खा रहा है, बिल्कुल देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कोई घास है जिसे बकरी खा रही है, और आपने यह भी देखा होगा कि किसी बकरी को मानव खा रहा है। ये बिल्कुल सही है, ये आहार श्रृंखला है। लेकिन कभी देखे किसी बकरी को गाय खा रही है, नहीं। किसी घास को बकरी खा रही है आप देखे होंगे, लेकिन उस बकरी को मछली खा जाए ऐसा नहीं देखे होंगे, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 322, हमारे शरीर का पीएच परिसर कितना होता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त है तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच प्रास होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है।
कहता है हम लोग जब श्वसन का अंतिम उत्पाद, जब हम लोग श्वसन छोड़ते हैं ना, तो छोड़ते हैं तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप देखिएगा कि सांस छोड़ रहे हैं और आप उसके समीप नज़दीक में हाथ ले जाइएगा, तो हाथ भी लगभग भीग जाएगा। यानी भीग गया किस लिए? क्योंकि उसमें जल था। और कुछ ना कुछ जब आप सांस छोड़ते होंगे तो आपको कुछ ना कुछ गर्मी महसूस होता होगा, मतलब ऊर्जा भी निकलता है। तो सांस जब हम लोग छोड़ते हैं तो तीनों चीज़ निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय मतलब नवीन माने फिर से नया कर देगा। तो नवीनकरणीय स्रोत है जैव मात्रा, जिसको बायोगैस या गोबर गैस भी हम लोग कहते हैं। क्योंकि कोयला एक बार ख़त्म हो गया तो उसे आप फिर से नया नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप इसे पुनः नया नहीं कर सकते हैं, जबकि जैव मात्रा को पुनः फिर से नया किया जा सकता है। 325 कहता है किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक है? तो याद रखेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कौन सहायक है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। सेशन लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प है? चिंपैंजी का। एल्कीन का सूत्र आप लोग बता सकते हैं CnH2n+2। अच्छा, ये किसका सूत्र है? ये है एल्काइन का। किसका सूत्र है? एल्काइन का। अच्छा, यह सूत्र किसका है? तो यह सूत्र है एल्कीन का। किसका सूत्र है? एल्कीन का। अच्छा, यह किसका सूत्र है? तो यह सूत्र है एल्कील का। किसका है? एल्कील का। चारों सूत्र याद रखिएगा। एल्कीन, एल्कीन बोलते हैं, ठीक है, इसको एल्कीन। एक मिनट, गलती हो गया, फिर से। हमें यहाँ एल्कीन पूछा है ना, सॉरी, हमें एल्कीन पूछा है। तो एल्कीन का सूत्र ये है CnH2n, जबकि यह जो है ये है एल्केन का। किसका है? एल्केन का, है ना। और यह जो सूत्र है ये किसका है? ये है एल्काइन का। किसका सूत्र है? एल्काइन का। और यह जो सूत्र है ये किसका है? ये है एल्कील का। किसका है? एल्कील का, ठीक है। चलिए अगला कहता है, थोड़ा सा सुन लीजिए आवाज़ वगैरह। कहता है कि एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल का तरुण विलयन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हमने आपको बताया था हम आपको ऐसा ट्रिक देंगे कि आप तुरंत सरक जाइएगा ना, तुरंत सरक जाइएगा, मतलब सिरका जैसी गंध देती है। निम्नलिखित में से प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? कहता है किस रंगों में वाह, प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? माने कौन सा ऐसा रंग है जिसका जो अपवर्तनांक है ना अधिकतम होता है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अपवर्तनांक जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य के। फिर से, अपवर्तनांक जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? तरंग दैर्घ्य के। मतलब जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। जैसे लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसका मतलब इसका अपवर्तनांक कम होगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो हमें यहाँ पूछा है किस रंग का अपवर्तनांक अधिक? अपवर्तनांक अधिक उसी का होगा जिसका 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 तरंग दैर्घ्य कम होगा। ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। चलिए 331 पे आते हैं। 331 है विरंजक चूर्ण, है ना, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है CaOCl2।
कहता है किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो विद्युत प्रतिरोधकता जो है वह चालक की लंबाई पर तो निर्भर करती ही है, क्योंकि प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, है ना। तो लंबाई पर भी निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, और पदार्थ की प्रकृति कैसी है, सोना का है, चांदी का है, तो इस पर भी निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी पर। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, है ना, द्विपरमाणु वाला। कहता है ना, कहता है कैसा बंधन होता है, तो याद रखें कैसा है यह बंधन अनजाना। तो कितने बंधन होते हैं? 3 होते हैं। जबकि हाइड्रोजन का पूछा जाएगा तो आपको बोलना है 1, हाइड्रोजन में 1। ऑक्सीजन का पूछा जाएगा तो आपको बोलना है 2। कहता है ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। कहता है कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं। बहुत आसान है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 339। कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से, कोई धातु लेते हैं सोडियम, इसको हम जल से अभिक्रिया कराते हैं। अब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा Na2O प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे कहता है कौन सा गैस निकलेगा, तो याद रखेंगे H2। H2 कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। 340 कहता है 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन समय आवेश के तुल्य होता है? तो 1 कूलम्ब आवेश में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। 341 कर्नाटक में जल संग्रह के स्थान को क्या कहते हैं? अब देखिए कर्नाटक में जल संग्रह, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी जल को संग्रह करते हैं या जल को इकट्ठा करते हैं, तो उस जल के इकट्ठा करने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो जल के इकट्ठा करने के स्थान को कट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कट्टा कहा जाता है। ऐसे इसके अलावा आप वहाँ पर अध्ययन कीजिएगा तो आपको कट्टा के अलावा आरा केरे क्या मिलेगा? आरा केरे, ये केरल में है ना। जल संग्रह जो करता है ना उसको आरा केरे भी कहते हैं, कट्टा भी कहते हैं, कट्टे भी कहते हैं, कूटे भी कहते हैं, है ना, कोल भी कहते हैं। तो इन सभी नामों से जाना जाता है। तो कट्टा। कहता है एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। देखिए क्षमता बोला है, क्षमता बोलते हैं P, और P बराबर होता है 1/f। अब ये क्षमता 1 डायोप्टर आया है, इसका मतलब है कि यहाँ फोकस दूरी 1 रखे होंगे, है ना, तभी तो 1 को 1 से भाग किए होंगे तो 1 आया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जो 1 ऑप्शन में आया है वो मीटर में आया है। यदि हम सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। अब 100 सेंटीमीटर तो 2 ऑप्शन में है, तो अब इस दोनों, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। फिर से आप मेरी बातों को वापस समझिए। P बराबर होता है 1/f। हमें यहाँ कह रहा है कि क्षमता 1 आनी चाहिए, तो 1 के लिए क्षमता हमें f कितना रखना पड़ेगा? 1, तभी तो P का मान 1 आएगा। अब यहाँ कहता है कि क्षमता 1 तो ला दिए आप, लेकिन कहता है 1 जो लाए हैं, मैंने कहा कि 1 लाइए, तो 1 लाने के लिए आपने f के जगह पे कितना रखा? 1 रखा, 1 ही तो रखे हैं, लेकिन 1 तो कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो ये 1 मीटर में होता है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर कहते हैं। अब 100 सेंटीमीटर तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, C और D, तो कौन सा सही होगा? तो याद रखें उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ठीक है। 343 कहता है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है। आपको कौन सा तत्व है इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है,
लेकिन कह रहा है कि एक भूरा रंग का होता है। तो अब आप सोचेंगे भूरा रंग का तत्व तो देखे नहीं है। यदि आप देखे रहते तो उत्तर दे देते, लेकिन कहता है भूरे रंग का तत्व है और उस तत्व का नाम एक्स है, मतलब पता नहीं है। कहता है वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वह काला हो जाएगा, काला रंग का हो जाएगा। वह तत्व होता है कॉपर होता है जी। क्या होता है? कॉपर। 344 प्राग नली की बीजांड की ओर वृद्धि करना। जो प्राग नलिका होती है इसके बारे में हम आपको क्या बताए थे? प्राग नलिका जो होती है कहता है यह बीजांड की ओर वृद्धि करती है। यह किस प्रकार का अनुवर्तन है? ये रसायनुवर्तन है। कौन सा है? रसायन वाला काम है। 346 निम्नलिखित में कौन अधातु है? देखिए हम आपको पिछले सेशन में ही बताए थे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि यह धातु है कि अधातु है। आप धातु अधातु पहचानना चाहते हैं तो अभी आप तुरंत पहचान सकते हैं। धातु को अंग्रेजी में कहते हैं मेटल यानी मो, और धातु को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन मेटल अर्थात नो, यानी वैसा तत्व जिसके अंत में मो हो। मो धातु मो धातु मो धातु, यानी जिस तत्व के अंत में ना मो का उच्चारण आ जाए वह धातु। मो का उच्चारण आ रहा है ना, धातु हो गया। मो का आ रहा है धातु, मो का आ रहा है धातु। तो ये तीनों के तीनों धातु हैं, जबकि नौ का उच्चारण वाला अधातु। आप यह ट्रिक किसी में भी लगा लीजिए, 95% ट्रिक यह काम करेगा। तो 346 सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती? तो न्यूनतम याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर, जबकि दूर कहेगा तो अनंत, क्योंकि दूर जो होता है ना किसी के लिए फिक्स नहीं होता है। जैसे मैं ज़्यादा देख सकता हूँ, आप कम देख सकते हैं, आप उससे भी ज़्यादा देख सकते हैं, इसलिए दूर किसी का फिक्स नहीं है, लेकिन न्यूनतम सबका फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट समझते हैं ना, रोटी भात, प्रोटीन दाल वगैरह, वसा तेल घी, ये सब। कहता है पूर्ण पाचन का स्तन। पूर्ण माने पूरा पूरा पाचन हो गया है, तो यह कौन से भाग में होगा? तो यह होगा छोटी आंत में। छोटी आंत को ही क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। अच्छा, छोटी आंत के कितने भाग हैं मेरे भाई? तो छोटी आंत के 3 भाग हैं। कौन? रे छोटी डीजे आई है। कौन? रे छोटी डीजे आई है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है ये पूछ ले आपसे, तो आप बोलिए इलियम में होता है। किस में? इलियम। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, रे छोटी डीजीआई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अगला है एक प्रारूपी सौर सेल है। सौर सेल समझते हैं ना, सूर्य भगवान से जो सेल बन जाएगा और ऊर्जा देगा तो सौर ऊर्जा कहलाते हैं। सौर सेल होता है ना ऐसा वाला, खांचा खांचा बना रहता है, इसी हम सौर सेल कहते हैं। कहता है ये जो सौर सेल होता है इसका विद्युत विभवांतर कितना से कितना होता है? तो याद रखेंगे 0.5 से 1 वोल्ट तक होता है। 0.5 से 1 वोल्ट। 349 कहता है एल्कोहल में उबली पत्ती पर, देखिए पेड़ पौधा की पत्ती का रंग पहले क्या होगा जनाब? हरा होगा। क्यों होगा हरा? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए कैसा रंग दिखेगा? हरा रंग दिखेगा। अब कहता है इस पर आप आयोडीन का विलयन का कुछ बूंद डालेंगे, लेकिन पहले ध्यान सुनिए प्रश्न में। कहता है एल्कोहल में उबालेंगे। ज्यों ही एल्कोहल में उबालेंगे तो यह जो पेड़ पौधा की पत्ती है ये आपको जो है ना बिल्कुल मतलब हरी दिखेगी ही नहीं, इसका एल्कोहल में उबालने पर। लेकिन ज्यों ही अब इस पर आप आयोडीन की बूंद डालेंगे तो फिर क्या होगा? ये हरा दिखने लगेगा। तो वही बात पूछ रहा है, एल्कोहल
में उबली पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? तो एल्कोहल में डुबा देंगे तो कोई रंग नहीं रहता है, लेकिन ज्यों ही आयोडीन डाल देंगे तो हरा रंग आ जाता है। हरा रंग तो ऑप्शन में है नहीं। कहता है आयोडीन डालने पर किस रंग का। चलिए, तो हम आपसे ये बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 349, एल्कोहल में उबला पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से, यदि हम स्टोव लेते हैं और उसकी मदद से एल्कोहल के कांच के जार में पत्ते उबालकर हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल हटा देती है, ये एल्कोहल क्या करती है? हरा रंग हटा देती है। लेकिन जब हम उस पर आयोडीन का विलयन डालते हैं तो यह पत्ती का रंग जो होता है बदल करके नीला रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला। एल्कोहल क्या करता है? पत्ती में जो हरा रंग पाया जाता है ना, उस हरे रंग को हटा देती है। और आयोडीन क्या करता है कि उस हरे रंग जो हटा हुआ है उसे तो वापस नहीं लाती है, लेकिन उसे क्या कर देती है? नीला कर देती है, कुछ बूंद डालते हैं तब। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा 350। कहता है ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है और यह क्रिया संपन्न होती है कहाँ? तो यह क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं किया है कि कितने कार्बन वाले होते हैं, लेकिन कोशिका द्रव में। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। ये पार्ट नंबर आपका 11 हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा, दोनों गोटी मिल करके देखा, 301 से लेकर के 350 तक के क्वेश्चन को ख़त्म किया। कल हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 12 होगा, जो 351 से लेकर के 400 तक रवाना होगी। और जल्द ही हम लोग पूरा कंप्लीट करके मैथ में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो आप एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, है ना, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करना आपका काम है ना, क्योंकि आप शेयर करेंगे यदि अच्छा लगेगा तब। ठीक है, चलिए, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और इस 40 दिन में मस्त स्वस्थ होकर के आप पढ़ते रहें।